Assalamu alaikum, can you hear me? Can you hear me? Yes, sir. Okay. So last time हमने डिस्कस किया था, if I remember, तो we were talking about the scope of variables. We talked about variables and we were to talk about the scope of variables and the global variables, something like that, right? Yes, sir. Okay. अगर आपका कोई सवाल है before we begin, तो you can ask that. Replit.com को इस्तेमाल करने के हवाले से ये जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं उनके हवाले से if you have any questions do let me know before we move on with the content. Everybody is okay? Yes, sir. Okay, good. So you can see my screen now, right? Yes, Yes, sir. Okay. So मेरा ख्याल है कि हम यहाँ थे. We had covered this first example of scope of variables, right? And we were to talk about these global variables now, right? जी सर. Okay. सो एक ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? हमने लास्ट टाइम जब स्कोप के बारे में बात की थी तो हमने ये कहा था कि एक वेरिएबल जो होता है वो आम तौर पे जिन सेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिक्लेयर्ड होता है उन्हीं के अंदर उन्हें उसे इस्तेमाल किया जा सकता है. जैसा कि इस केस में हमने देखा था, तो ये जो वेरिएबल है फर्स्ट नंबर, ये यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, राइट, मल्टीप्लाई नंबर्स के अंदर, तो इसको हम यहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरीके से सेकंड नंबर इसी फंक्शन मल्टीप्लाई नंबर्स के अंदर डिक्लेयर्ड है, तो इसको यहीं इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये लाइन हमने यहाँ पे कमेंट की हुई है और हमने ये कहा है कि अगर हम फर्स्ट नंबर को मेन फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो चूंकि ये मेन के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है, लिहाजा कंपाइलर इसको यहाँ पे रिकग्नाइज नहीं करेगा एंड वी विल रिसीव, वी आर सपोज टू रिसीव एन एरर देयर. सो आम तौर पे एक वेरिएबल जिन ब्रैकेट्स के अंदर डिक्लेयर्ड होता है उन्हीं के अंदर उसका स्कोप होता है, उसी के अंदर उसको एक्सेस किया जा सकता है. Why am I receiving call from Asia? अपने peers को बता दीजिए the class is live, they can join it using link. ओके. अब अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ से हम मूव ऑन करते हैं. अगर आप ये ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए जो मिसाल हमने सामने रखी है इसको देखें, यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने ये जो तीन वेरिएबल्स हैं, इन फर्स्ट नंबर, इन सेकंड नंबर, इन मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट, इन तीनों वेरिएबल्स को किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया. ना ये मल्टीप्लाई नंबर्स के अंदर डिक्लेयर्ड है, ना ये मेन के अंदर डिक्लेयर्ड है.
बल्कि ये दोनों फंक्शंस से ऊपर जहाँ हमने आयो स्ट्रीम को इंक्लूड किया और नेम स्पेस को इंक्लूड किया, वहाँ पे हमने ये इन तीनों वेरिएबल्स को उसके फ़ौरन बाद डिक्लेयर कर दिया। लिहाजा ये तीनों वेरिएबल्स लोकल टू एनी फंक्शन नहीं है, बल्कि अब हम इन वेरिएबल्स को ग्लोबल वेरिएबल्स कहेंगे, क्योंकि ये किसी भी ब्रैकेट्स के सेट के अंदर डिक्लेयर नहीं किए गए। लिहाजा ये वेरिएबल्स इस प्रोग्राम के अंदर किसी भी जगह पे एक्सेस किए जा सकते हैं। सो अब अगर आप देखें तो हम मल्टीप्लाई नंबर्स के अंदर इनके अंदर इनपुट ले रहे हैं, जो कि हम पिछली एग्जाम्पल में भी कर रहे थे। So enter first number and we take the input in first number. This variable is not declared in this function, but it is usable here. Similarly the second number and similarly the multiplication result can also be computed. और फिर इसका result भी हम इसी function के अंदर यहाँ declare कर देते हैं। And beyond that जब हम main में जाते हैं तो main के अंदर हम इस function को call करते हैं और उसके बाद यही रिजल्ट जो है मेन के अंदर भी डिस्प्ले कर देते हैं। तो यहाँ भी जब हम फर्स्ट नंबर को और सेकंड नंबर को और मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो ये एक्सेस इस केस में अलाउड है, बिकॉज ये वेरिएबल्स अब मल्टीप्लाई नंबर्स फंक्शन के अंदर नहीं बल्कि आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शंस डिक्लेयर किए गए हैं। लिहाजा इन्हें हम ग्लोबल वेरिएबल्स कहेंगे और इनकी एक्सेस भी ग्लोबल होगी। इन्हें इस प्रोग्राम के अंदर किसी भी जगह पे एक्सेस किया जा सकता है। You got this point? अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। So I just repeat that the first number and the second number variables both are declared as global variables. So is the multiplication result, right? And because these are global variables, now if we want to print these variables or use these variables in the main function, we can, because the scope is global. This is not local to the function as it was in the previous case. के पिछले केस में हमने इनको multiply numbers function के अंदर declare किया था, that's why इनको यहाँ पे access नहीं किया जा सकता था। लेकिन इस केस में जो कि ये global है तो इनको access किया जा सकता है। If you have any questions, any doubts, if you have not been able to understand anything, you can let me know. Otherwise, we will run this example and take the demonstration. Okay, हम अब इस एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करते हैं। So this is our Replit.com. So I copy that here. So you see it now, first number, second number, multiplication results are all declared as global variables. We take the input here in the first number and in the second number, and then we compute their multiplication or product, and then we simply display them. Displaying from the multiplied numbers, just as a note to say that it is being displayed in the multiply numbers function. The first number into second number is the multiplication result. और मेन में आके हम इस फंक्शन को ज़ाहिर है कॉल करते हैं और उसके बाद फिर जब ये फंक्शन एंड हो जाता है तो उसके बाद हम मेन के अंदर भी इन्हीं वैल्यूज़ को रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट। प्रीवियस केस में यहाँ पे ये वेरिएबल्स इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे बिकॉज दोज वर डिक्लेयर्ड इन दी multiply numbers function, so those variables were local to that function and were not accessible outside that function. लेकिन इस केस में चूंकि इन वेरिएबल्स को ग्लोबली डिक्लेयर किया गया है, ऊपर डिक्लेयर किया गया है, फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया गया है, लिहाजा इनको मेन के अंदर भी एक्सेस किया जा सकता है। सो नाउ इफ वी रन इट, we can see we enter the first number, say 12, and we enter the second number, say 10, and we see displaying from multiply numbers 12 into 10 is 120, and displaying from main 12 into 10 is 120. Everybody is okay with it now? Yes, sir. Yes, sir. Nobody has any problem with it, right? Okay, the next little thing is that how do we really take it using global variables? Is it good to use global variables or is it bad to use global variables?
एक एतबार से तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर्ड है तो उसकी एक्सेस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। यही बात जो है इसकी कर्स कहलाती है कि अगर एक वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है, उसको कहीं भी एक्सेस करके उसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इस बात का इम्कान कि आप प्रोग्राम के अंदर कोई लॉजिकल अनोमली छोड़ दें, कोई ऐसी जगह जहाँ पे उस वेरिएबल को मॉडिफाई कर दें और उसको ट्रेस ना किया जा रहा हो, उस वक्त इस बात के इम्कान बढ़ते जाते हैं। इसलिए आम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के अंदर ये रिकमेंड किया जाता है कि ग्लोबल वेरिएबल्स इस्तेमाल ना किए जाएं, बल्कि प्रेफर किया जाए कि लोकल वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जाएं। जिस वेरिएबल को जहां इस्तेमाल करना है वहीं डिक्लेयर करके इस्तेमाल किया जाए। और अक्रॉस द फंक्शंस अगर आपने वेरिएबल्स को यूज़ करना है तो बेहतर है कि पैरामीटर पासिंग के थ्रू उनको किया जाए। वी विल बी टॉकिंग अबाउट फंक्शंस एंड पासिंग पैरामीटर्स एंड वैल्यूज़, सो हम उसको भी मज़ीद आगे जाके कवर करेंगे। लेकिन एक सादा सी रिकमेंडेशन और सादा सा टेक होम लेसन फ्रॉम दिस एग्जांपल इज़ दैट यूजिंग global variables in general is not an encouraged activity. कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ किसी चीज़ को, ख़ास तौर पर जब हमने कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करने होते हैं तो ठीक है, आप कॉन्स्टेंट्स को जो है वो किसी स्कोप से बाहर डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर वेरिएबल्स के केस में अनलेस इट इज़ इनएविटेबल, बहुत ज़रूरी है, ग्लोबल वेरिएबल्स का इस्तेमाल डिस्करेज किया जाता है। ओके, वेरिएबल्स की नेमिंग कन्वेंशन के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि वेरिएबल का नाम रखने की कन्वेंशंस बहुत सादा सी हैं और ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक ही तरह की कन्वेंशंस इस्तेमाल की जाती हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन यूज़ अल्फ़ाबेट्स, digits and underscores, any combination of these as to declare the variables. आप alphabets, capital और small, numbers और underscores का कोई भी combination इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। और साथ ही ये कि जो पहला कैरेक्टर होगा वेरिएबल का, वेरिएबल नेम का या इवन फंक्शन नेम का, वो नंबर या डिजिट नहीं होगा। यू कैन स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर, यू कैन स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट बट नॉट विद अ नंबर। आमतौर पे जो वेरिएबल्स के नाम रखे जाते हैं, ये बात भी हमने पहले डिस्कस की थी कि हम कोशिश करते हैं कि हम डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्रेसिव, मीनिंगफुल नेम्स रखें, यानी जिस वेरिएबल को जिस मकसद के लिए बनाया जा रहा है उसका नाम भी उसके साथ मुताबिकत रखता हो। तो आमतौर पे जो मुख्तलिफ किस्म की केसिंग्स मशहूर हैं उसमें एक पास्कल केसिंग है। पास्कल केसिंग में आमतौर पे ये किया जाता है कि फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इज़ कैपिटल। जैसे हमने अभी एक फंक्शन बनाया था मल्टीप्लाई नंबर्स, तो मल्टीप्लाई नंबर्स के अंदर चूँकि दो लफ्ज़ थे तो उसमें एक लफ्ज़ मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई का एम हमने कैपिटल रखा, और नंबर्स का लफ्ज़ था दूसरा तो नंबर्स का एन कैपिटल रखा। तो दिस इज़ पास्कल केस, दिस इज़ कॉल्ड पास्कल केसिंग, जिसमें आप जितने वर्ड भी किसी वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम में इस्तेमाल करते हैं उसका पहला लेटर आप कैपिटल रखते हैं। Another very popular casing, in fact the most popular casing now is camel casing. Camel casing में क्या होता है कि जो पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर जो है वो स्मॉल ही होता है, लेकिन उसके बाद जितने भी नए वर्ड आएंगे उन तमाम का पहला लेटर कैपिटल होगा। राइट, मिसाल के तौर पे ये वेरिएबल है फर्स्ट नंबर, तो इसका फर्स्ट जो है वर्ड उसका एफ स्मॉल ही है, लेकिन उसके बाद नंबर का लफ्ज़ आ रहा है तो नंबर का एन बड़ा है, और इसके बाद अगर मज़ीद वर्ड भी होंगे तो उनका भी पहला लेटर बड़ा ही होगा। इसकी वजह बहुत सादा सी है, चूँकि पहला लेटर जो होता है उसमें डिस्टिंग्विश करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती, तो पहला वर्ड आप स्मॉल से लिख लें तो नो प्रॉब्लम, बट फ्रॉम द सेकेंड ऑनवर्ड इट विल मेक इट रीडेबल अगर आप उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल डिक्लेयर कर देंगे। एंड द कैमल केसिंग इज़ प्रॉबली द मोस्ट यूज्ड केसिंग टुडे इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। ज़्यादातर किताबों में एग्जाम्पल्स में आपको जो कन्वेंशन मिलेगी वो कैमल केसिंग को ही फॉलो करते हुए मिलेगी। फिर सम एग्जांपल्स ऑफ पुअर नेम चॉइसेस, फॉर एग्जांपल आप एक इंटीजर डिक्लेयर करें इंट आई और कह दें इज इक्वल टू 0। नाउ आई इज़ अगेन समथिंग व्हिच इज़ नॉट डिस्क्रिप्टिव, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपाइलर को इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये वेरिएबल नेम डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा अपने पर्पस को, दैट इज़ वाई वी discourage this kind of name. Similarly, we say string s is equal to name.
राइट। सो अगर हमें नाम को स्टोर करना है तो बेहतर ये है कि आप उसका वेरिएबल का नाम भी उसी तरीके से रखें। सो मिसाल के तौर पे यहाँ आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जांपल्स दी गई हैं। इंट टोटल प्राइस इज इक्वल टू 0। अगर आपने किसी चीज़ की टोटल प्राइस को स्टोर करना है तो आप वेरिएबल का नाम टोटल प्राइस रख लेंगे। इसी तरीके से अगर आपको फर्स्ट नेम को स्टोर करना है तो आप वेरिएबल का नाम भी फर्स्ट नेम रख सकते हैं। दैट इज़ मोर डिस्क्रिप्टिव, मोर अंडरस्टैंडेबल, राइट। जस्ट मेक इट स्मॉल। ओके, so as we said earlier, this is not the chore of compilers. compilers का ये इशू नहीं है कि आप वेरिएबल्स के नाम क्या रख रहे हैं, लेकिन ह्यूमंस का, प्रोग्रामर्स का ज़रूर है, because they are the ones who are going to write these programs, then read these programs, and maybe they themselves or someone else will be using this program for modification or whatever purpose later as well. So descriptive names are really encouraged and are contribute to the good programming ethics. ओके, फिर हम थोड़ी सी बात करते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स की। C++ जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स सपोर्ट करती है, रियल वर्ल्ड के अंदर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा के साथ डील करना पड़ता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम न्यूमेरिक डेटा के साथ भी डील कर रहे होते हैं, हम फ्रैक्शनल डेटा के साथ भी डील कर रहे होते हैं, हम अल्फ़ाबेटिक डेटा के साथ भी डील कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका डेटा जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपका जो डेटा आइटम स्टोर किए जा रहे हैं उसमें आपका नाम जो है वो अल्फ़ाबेटिक डेटा है, आपका एड्रेस भी अल्फ़ाबेटिक डेटा है, आपके CNIC का एक कस्टम डेटा टाइप हो सकती है जो उसको 3 फ्रैक्शंस में स्टोर कर रही हो, आपके ग्रेड्स जो हैं वो फ्रैक्शनल हो सकते हैं। सो इस तरीके आपकी एज जो है वो मुमकिन है कि उसको अगर ईयर्स में स्टोर किया जा रहा था तो न्यूमेरिक हो, सादा न्यूमेरिक हो। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, मुख्तलिफ किस्म की डेटा टाइप्स की हमें ज़रूरत हो सकती है। ये एक टेबल है जिसके अंदर मुख्तलिफ डेटा टाइप्स जो आम तौर पे C++ के अंदर सपोर्टेड हैं उनको लिस्ट किया गया है, जिसमें कैरेक्टर नज़र आ रहा है, अनसाइंड कैरेक्टर नज़र आ रहा है, साइन कैरेक्टर नज़र आ रहा है, इंटीजर है और इंटीजर की बहुत सारी टाइप्स हैं, इसी तरीके से फ्लोट हैं और उसकी मज़ीद टाइप्स हैं। तो हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ डेटा टाइप्स और उनकी रेंजेस हमें दस्तियाब होती हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, एंड द सेम इज़ द केस विद C++। सो मिसाल के तौर पे आपने एक टाइप शायद देखी होगी जिसे हम कहते हैं बूल, राइट, बूलियन, विच स्टोर्स स्टेट ऑफ समथिंग और इट इज़ सिंपली ट्रू फॉल्स, राइट। बूलियन की आमतौर पे जो वैल्यू होती है वो या ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो आमतौर पे मुख्तलिफ सेटिंग्स को, स्टेटस को या फ्लैग्स को स्टोर करने के लिए हम बूलियन टाइप इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके सामने आप कोई एक्शन कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कोई वार्निंग आती है, कोई एरर आता है, ठीक है, तो वो आपके सामने एक छोटे से पॉपअप के तौर पे या छोटी सी वार्निंग विंडो के तौर पे आपके सामने डिस्प्ले होता है और उसके बारे में ये मिसाल के तौर पे एप्लीकेशन के अंदर प्रोग्राम्ड होता है कि इसको हमेशा आपने टॉप पे रखना है। टॉप पे रखने का मतलब क्या होता है कि अगर आप उसको छोड़कर किसी और जगह क्लिक भी करें तो वो आपके सामने ब्लिंक करता रहता है कि पहले इसका फैसला करें, right? So maybe you're using a variable, Boolean type variable, which is probably named always on top, and you have given it the value true. जबकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप उसको इग्नोर करके साइड पे करके बैक एंड स्क्रीन को फिर भी एक्सेस कर सकते हैं, तो मे बी इन दैट केस यू विल से दैट द ऑलवेज ऑन टॉप इज फॉल्स। इसी तरीके से जब आपको फाइल डिलीट करने लगते हैं तो तब भी आपको एक अलर्ट दिया जाता है कि क्या आप श्योर हैं कि आप वाकई इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो उस केस में मिसाल के तौर पे हम एक वेरिएबल है यूज़र सिलेक्शन जिसमें येस नो आता है, तो अगर आप येस क्लिक करते हैं तो दिस इवैल्यूएट्स टू ट्रू, तो आप डिलीट फाइल को वो उसका स्टेटस असाइन कर देते हैं। दैट मीन्स यू आर सेइंग ट्रू, येस, यूजर हैज सिलेक्टेड येस, so give it the value true, which will indicate that the system will delete your file that you are wanting to delete right now, right? आमतौर पे जो बूलियन टाइप है वो 8 बिट्स लेती है, जबकि वैसे तो हमने ये कहा कि उसमें हम 0, 1 या ट्रू फॉल्स स्टोर करते हैं। सो आपका क्या ख्याल है कि इसको 8 बिट्स लेनी चाहिए या 1 बिट काफ़ी है इसके लिए? वन बिट जी, 1 बिट काफी है। 1 बिट काफ़ी है। Anyone else? But it doesn't take 1 bit, it takes 8 bits, a whole byte. सर ऐसा क्यों है?
The thing is that the memory in computer system at the RAM level is byte addressable. हम एक बिट को एड्रेस नहीं कर सकते, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हम रैम से सिर्फ एक बिट उठा के लाएं. जो मिनिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी जिसको एड्रेस किया जा सकता है वो एक बाइट है. सो इट इज़ नेवर गोइंग टू बी स्मॉलर देन बाइट वन थिंग. और आमतौर पे जब हम ट्रू फॉल्स की बात करते हैं तो उसकी अमूमी डेफिनेशन जो सी और C++ में ली जाती है वो ये होती है कि ज़ीरो इंडिकेट्स false and anything other than zero is true. अगर आप मिसाल के तौर पे इसको 1 2 3 4 5 6 A B C D E something like that कुछ भी असाइन कर देंगे, it will be evaluated to true. Only zero is the case which is evaluated to false, right? So चूंकि हम बाइट से छोटी मेमोरी एड्रेस नहीं कर सकते, so we have to allocate a byte at minimum to anything even if it demands smaller thing. तो हमें एक बाइट उसको देनी पड़ती है. और बूल के केस में ओनली जीरो इज इवेल्युएटेड टू फॉल्स. एनीथिंग अदर देन जीरो, बी इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर और एन अल्फाबेट और अ कैरेक्टर और व्हाटएवर, इट इज इवेल्युएटेड टू ट्रू. Then we have a data type, very popular data type, that is a character. Character आम तौर पे हम कहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर किसी भी चीज़ को हम एक ग्रैनुलैरिटी पे, मिनिमम ग्रैनुलैरिटी पे एक कैरेक्टर ही कहते हैं. कैरेक्टर के अंदर कोई भी सिंगल कैरेक्टर, वो एक डिजिट की फॉर्म में भी हो सकता है, वो एक अल्फ़ाबेट की फॉर्म में भी हो सकता है, स्मॉल या कैपिटल, और वो कोई स्पेशल सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है जो आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं. सो एवरीथिंग इज़ जनरली रिकग्नाइज्ड एज अ कैरेक्टर. सो कैरेक्टर डेटा टाइप जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकती है, राइट? मिसाल के तौर पे यूज़र चॉइस एक कैरेक्टर हो सकती है जिसमें आप यस या नो एंटर करते हैं, वाई और एन, राइट? सो वन कैरेक्टर वुड सफाइस इन दिस केस. सिमिलरली अगर आपने जेंडर को एक सिंपल कैरेक्टर के तौर पे लेना है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, यू कैन चूज एम और एफ, राइट? सो अ कैरेक्टर ऑल्सो टेक्स अ बाइट. अ बाइट मीन्स 8 बिट्स, राइट? न्यूमेरिक कोड अगेंस्ट ईच कीबोर्ड कैरेक्टर स्टैंडर्डाइज्ड बाय ASCII. हम जानते हैं कि हम कीबोर्ड से जो भी चीज़ टाइप करते हैं उसके बैक एंड पे एक न्यूमेरिक कोड होता है, राइट? और उसको हम आमतौर पे ASCII कोड कहते हैं. ASCII stands for can someone tell what does ASCII stand for? American Standard Code for Information Interchange. Yeah, it's something like that, right? American Standard. Okay. सो ASCII कोड्स जो है वो बैक एंड पे होता है जो कि किसी भी कैरेक्टर को कंप्यूटर के लिए रिकग्नाइजेबल बना रहा होता है. बट एवरी कैरेक्टर ऑन द कीबोर्ड, समथिंग दैट यू कैन टाइप फ्रॉम देयर, इज जनरली क्लासिफाइड एज अ कैरेक्टर. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ बाइट. अ बाइट मीन्स 8 बिट्स एंड इट हैज़ अ वर्किंग न्यूमेरिक कोड वर्किंग एट द बैक एंड नोन एज द ASCII कोड. मिसाल के तौर पे अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स जो आपके कीबोर्ड पे होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं और उनके ASCII कोड 48 से लेके 57 तक हैं. सो 48 इज़ फॉर 0 एंड 57 इज़ फॉर 9 एंड बाकी सारे उसकी रिमेनिंग स्लॉट्स को फिल इन कर लेते हैं. इसी तरीके से अगर आप कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को लें तो A to Z जो रिप्रेजेंटेशन है बैक एंड पे ASCII कोड्स में वो 65 to 90 है. लाइक कैपिटल A इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 65, B is represented by 66 and so on, and Z is represented by 90. Similarly अगर आप small a alphabets की बात करें तो small a is represented by 97 and so on, and small z is represented by 122. Okay, the next is integers. Okay, सो नंबर्स एज एवरीथिंग, आपको पता है कंप्यूटर में जो भी चीज़ स्टोर होती है वो वैसे एक सीक्वेंस ऑफ बिट्स ही के तौर पे स्टोर होती है, राइट? आप लोगों की क्लास स्ट्रेंथ कितनी है वैसे? क्यों हकीम साईं? सर जी 50 से अबव है हमारी क्लास. ओके. तकरीबन 58 होंगे. So why are there only 22 today? Is it that people are less interested in online class, or is it that people cannot join an online class for some reason?
या रमज़ान की वजह से ऐसा है? सर कुछ बच्चियाँ रास्ते में वो हॉस्टल में जो थी ना वो, तो वो क्लास नहीं ले सक रही इसलिए। ओके चलिए, इट्स परफेक्टली ऑलराइट, एवरीबॉडी कैन चूज इट। सो इंटीजर्स, ज़ाहिर है हर चीज़ चूँकि एक सीक्वेंस ऑफ बिट्स ही के तौर पे स्टोर होती है, 0 1 बिट्स के तौर पे, तो इंटीजर्स भी इसी तरीके से स्टोर होते हैं। अब अगर हम रेंजेस की बात करें तो हम जानते हैं कि एक बिट में हम कितनी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 वैल्यूज़ को, या एक बिट में 0 लिखा जा सकता है या 1 लिखा जा सकता है। सो ओनली 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ कैन बी स्टोर्ड इन अ बिट। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं दैट अ 1 बिट कैन स्टोर 2 रेज़ टू पावर 0। चूँकि बाइनरी हमारा नंबर सिस्टम है तो बेस 2 होगी, और जो हम उसके अंदर स्टोर कर सकेंगे। ओके, so 1 bit can store 2 raised to power, in fact, sorry, I have made a little mistake. This is 2 raised to power 1, right? So base will be 2 because it is binary number system, and the number of bits will be the power of that base. अगर 2 बिट्स होंगी तो 4 डिस्टिंक्ट वैल्यूज रिप्रेजेंट हो सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, and that will be 2 raised to power 2. Similarly, for 3, we can represent 8 distinct values, and it will be 2 raised to power 3. For 4, it will be 16, 2 raised to power 4, and so on. और 8 bits में कितनी distinct values आ सकती हैं? 256. That is 2 raised to power 8, and so on. इसी तरीके से 16 bits में 2 raised to power 16, which will be 65,536 odd, right? और इसी तरीके से 32 bits के अंदर आप तकरीबन 4 billion distinct values represent कर सकते हैं, and so on. Okay. अब हमारे पास जो नंबर्स हैं, तो नंबर्स में भी आम तौर पे जो एक इंटीजर होता है, एक इंटीजर डेटा टाइप है जो लाइक हम कहेंगे कि मोस्ट यूज्ड, मोस्ट कॉमन डेटा टाइप है। तो वो डेटा टाइप जो है अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो चूँकि 32 बिट्स की होती है, तो उसके अंदर जो वैल्यू रेंज हमारी हो सकती है वो 2 raised to power 32 तक हो सकती है, एंड यू कैन कंप्यूट इट इज़ अ लिटिल अबाउ 4 बिलियन। ये 4 बिलियन से ज़्यादा, 4 अरब से बड़ा नंबर उसके अंदर स्टोर किया जा सकता है, 0 से लेके सो ऑन, राइट। अच्छा, फिर एक चीज़ ये कि जो नंबर्स होते हैं या डिजिट्स होते हैं वो साइंड भी होते हैं और अनसाइंड भी होते हैं। डिड वी टॉक अबाउट साइंड एंड अनसाइंड नंबर्स बिफोर? कोई सुन रहा है मुझे या नहीं? सर नहीं पढ़े पहले। नहीं पढ़ा सर, नहीं पढ़ा पहले। ओके ओके, तो बता दिया करें यार, आप लोग तो ऐसे खामोश हो जाते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ कि शायद कोई भी नहीं सुन रहा। ओके, सो नंबर्स जो हैं वो साइंड भी हो सकते हैं और अनसाइंड भी हो सकते हैं। आम तौर पे जो नंबर्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो अनसाइंड होते हैं। लाइक जब आप इंटीजर इस्तेमाल करते हैं तो आप डायरेक्टली इंडिकेट नहीं कर रहे होते कि आप इसको साइंड इंटीजर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं या अनसाइंड के तौर पे, क्योंकि आम तौर पे हम पॉजिटिव नंबर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो पॉजिटिव नंबर्स को हम अनसाइंड नंबर्स के तौर पे ही ट्रीट करते हैं। लाइक जब आप सादा मैथमेटिक्स में भी नंबर्स को ट्रीट करते हैं तो आप पॉजिटिव नंबर के साथ कभी भी प्लस साइन नहीं लगाते, आप नेगेटिव नंबर के साथ नेगेटिव ज़रूर लगाते हैं, लेकिन पॉजिटिव नंबर के साथ प्लस साइन आमतौर पे नहीं लगाते। तो आमतौर पे जब साइन नहीं इस्तेमाल किया जाता तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उनको पॉजिटिव नंबर के तौर पे ही ट्रीट कर रहे होते हैं। सो अगर हम नॉर्मल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हमें साइन के बारे में कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फ़र्ज़ करें कि हमें साइन इस्तेमाल करना है, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स में इस वक्त तमीज़ करनी है और हमें नेगेटिव नंबर्स को भी इस्तेमाल करना है, तो उस केस में हमें साइंड नंबर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, अब होता क्या है, मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि एक नंबर जो है उसको हम 8 बिट्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी 1 बाइट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो 8 बिट्स जो हैं वो 8 की 8 बिट्स जो हैं वो इसी नंबर के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। इसका मतलब ये होगा कि 2 raised to power 8
डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ उसमें रिप्रेजेंट हो सकती हैं, विच विल बी 0 to 255, राइट। 8 बिट्स के अंदर ज़ाहिर हम 0 से लेके 255 तक वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास 16 बिट्स होंगी, हमारे पास एक डेटा टाइप अवेलेबल भी है विच इज़ अनसाइंड शॉर्ट इंट, जो कि 16 बिट्स की होती है आमतौर पे। तो 16 बिट्स के अंदर जो वैल्यूज़ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो 2⁻16 होंगी, विच विल बी 0 to 65,535, राइट। अच्छा, लेकिन ये बात तो होगी जब तक हम अनसाइंड नंबर्स की दुनिया में रह रहे हैं। अगर हमें साइन को भी अकोमोडेट करना है और नेगेटिव नंबर्स के लिए भी गुंजाइश पैदा करनी है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? उस सूरत में हम ये कर सकते हैं कि जो उसकी जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारा बाइट स्ट्रक्चर है, उसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, उस बिट को हम साइन के लिए एलोकेट कर देते हैं, डेडिकेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम शॉर्ट इंट इस्तेमाल करें जो कि साइंड होता है, अनसाइंड शॉर्ट इंट साइंड नहीं होता, सो उसमें 16 की 16 बिट्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन अगर हम शॉर्ट इंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो साइंड होगा और उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आप साइन के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब वो बिट अगर 0 है तो हम ये समझेंगे कि नंबर पॉजिटिव है, और अगर वो बिट 1 होगी तो हम ये समझेंगे कि नंबर नेगेटिव है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जैसे आप ये देख रहे हैं कि इस केस में यहाँ ये एक बिट जो है वो साइन के लिए एलोकेट हो गई। जब आप साइन के लिए इस बिट को एलोकेट कर देंगे तो अब बाकी बिट्स आपके पास रह जाएंगी 15। पहले 16 थी अनसाइंड के केस में, लेकिन अब नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बिट्स आपके पास बची हैं वो 15 बिट्स हैं। इसका मतलब ये है कि आप 2⁻15 वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो इस केस में आपकी जो रेंज होगी उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, लेकिन ओवरऑल रेंज आपकी ओरिजिनल नंबर के मुकाबले में आधी रह जाएगी। जैसे इस केस में आप 0 से लेके 65,536 वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो जब आप इसकी एक बिट को साइन बिट के तौर पे अलग कर देते हैं तो बाकी चूंकि एक बिट कम हो जाती है तो 2⁻15 आपकी रेंज रह जाती है। सो लेकिन ये है कि इसमें उतने ही नेगेटिव नंबर्स अकोमोडेट हो सकते हैं। सो दिस गिव यू -32,768 to 32,767, यहाँ तक की वैल्यूज इसके अंदर रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, राइट। सो इस केस में क्या असल में क्या हुआ, अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे -32,768 एंड 32,767, तो ये 65,535 ही बनेगा। लेकिन इस केस में आपको कॉम्प्रोमाइज़ ये करना पड़ रहा है कि आपने चूंकि वैल्यूज़ को, नेगेटिव वैल्यूज़ को भी अकोमोडेट करना है, तो आप आधे रेंज जो है वो नेगेटिव को दे देते हैं और आधी रेंज आपकी पॉजिटिव के लिए बचती है। सो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग साइंड डेटा टाइप, राइट। साइंड डेटा टाइप के केस में आपकी जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड की रेंज थी वो जाहिर है आधी रह जाती है, क्योंकि आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है उसको अलग कर लेते हैं और साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आम तौर पे अगर हमें नेगेटिव नंबर्स को अकोमोडेट नहीं करना, तो इट्स फेयर इनफ कि हम अनसाइंड डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि हमारी रेंज जो है वो रिलेटिवली बड़ी रेंज हमें दस्तयाब रहेगी। बट इफ़ वी हैव टू अकोमोडेट नेगेटिव नंबर्स, वी हैव टू यूज़ साइंड डेटा टाइप्स। These are some of the examples of the potential data types which are available with C++. Signed integers के केस में हमारे पास short int है, int है, जिसे हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, राइट। आई टोल्ड यू उसकी रेंज 4 बिलियन तक बनती है, तो उसमें 2 बिलियन नेगेटिव और 2 बिलियन पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी। लॉन्ग int है, राइट, और फिर लॉन्ग है, राइट, जो आमतौर पे 64 बिट्स में चला जाता है। इसी तरीके से अनसाइंड इंटीजर्स के अंदर आपके पास अनसाइंड शॉर्ट इंट है 16 बिट्स का, और अनसाइंड इंट है 32 बिट्स का, और फिर अनसाइंड लॉन्ग है दैट इज़ ऑल्सो ऑफ 32 बिट्स, एंड अनसाइंड लॉन्ग विच इज़ ऑफ 64 बिट्स। सो अनसाइंड टाइप्स डबल द रेंज कंपेयर टू द सिंगल वंस। साइंड के केस में चूंकि एक बिट आप अलहदा कर लेते हैं तो आपकी रेंज ऑब्वियसली हाफ रह जाती है, लेकिन उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज़ आपको दस्तयाब हो जाती हैं। अच्छा, अब ये एक और एक अहम कंसिडरेशन होती है कि डेटा टाइप्स के साइज़ जो होते हैं वो कंपाइलर और आपके कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे डिपेंड करते हैं। अगर हम 15-20 साल पीछे चले जाएं तो इंटीजर का साइज़ डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड सपोर्टेड कंपाइलर कुछ मशीन्स पे 16 बिट्स होता था और कुछ मशीन्स पे 32 बिट्स भी हो सकता था, राइट। सो अब आपको मोस्टली जो इंटीजर मिलता है वो 32 बिट्स का ही मिलता है। थिंग्स आर गेटिंग प्रीटी मच होमोजीनियस एंड स्टैंडर्डाइज्ड, लेकिन बहरहाल स्टिल
हमने साइज ऑफ का इस्तेमाल शायद किया भी था पहले, इफ आई एम नॉट श्योर, हमने साइज ऑफ को इस्तेमाल किया पहले? No, sir. Okay, we will be using it shortly. So we can use size of to determine के जो data type हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका size क्या है. So it can vary a little from machine to machine. Okay. A next little example is about overflow. We see that example in fact running that here. Okay, so we go to Replit and we run this example here. यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने एक डेटा टाइप ली है अनसाइंड शॉर्ट, और हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यू शॉर्ट वैल्यू, अनसाइंड शॉर्ट वैल्यू के नाम से, और इसको हमने अनसाइंड शॉर्ट की जो मैक्सिमम रेंज है वो 0 से लेके 65,535 है. सो वी हैव गिवन इट द मैक्सिमम वैल्यू दैट इट कुड हैव, राइट. अनसाइंड शॉर्ट में मैक्सिमम वैल्यू 65,535 ही आ सकती है. फिर हम क्या करते हैं, हम इसको इंक्रीमेंट करते हैं. सी आउट इंक्रीमेंटिंग अनसाइंड शॉर्ट u short value which is 65,536 gives, और ये आपको इफ़ यू नो तो ये जो प्लस प्लस होता है ये आमतौर पे वैल्यू में इंक्रीमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है. दिस इज प्रीफिक्स प्लस प्लस. वी विल टॉक अबाउट दीज ऑपरेटर्स अ लिटिल लेटर. 1-2 यूनिट्स के बाद हम इनके बारे में बात करेंगे. सो अब हमने किया क्या कि इसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट किया. ये वैल्यू ऑलरेडी मैक्सिमम थी, यानी इससे बड़ी वैल्यू अनसाइंड शॉर्ट में नहीं आ सकती. तो अब हम देखेंगे कि इसमें इंक्रीमेंट करने का क्या इम्पैक्ट होता है. सिमिलरली हमने एक साइंड शॉर्ट इंटीजर लिया विद 32,767 जो कि साइंड शॉर्ट की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, और हमने इसके अंदर भी इंक्रीमेंट किया. तो हम देखते हैं कि जब हमने ऑलरेडी इनमें मैक्सिमम वैल्यू स्टोर की हुई हैं, तो जब हम इनमें इंक्रीमेंट करते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है. अब यहाँ जब हमने इसमें इंक्रीमेंट किया 65,536 में, इंक्रीमेंटिंग अनसाइंड शॉर्ट 65,535 गिव्स 0. इट सिंपली वेंट टू 0. उसमें उसने 1 का इजाफा किया और वो मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम पे चला गया. और साइंड के केस में क्या हुआ, साइंड के केस में जब आपने 32,776 में इंक्रीमेंट किया तो वो नेगेटिव मैक्स पे चला गया, -32,768. जो साइन शॉर्ट है उसकी मिनिमम वैल्यू -32,768 हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 32,767 हो सकती है. नाउ दिस बिहेवियर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंपाइलर एंड अदर एसोसिएटेड फैक्टर्स. कि जब आपका, अब ये बेसिकली केस है ओवरफ्लो का, यानी आपके कंटेनर में जितनी गुंजाइश थी आपने उससे ज़्यादा उसमें भरने की कोशिश की, तो इसका नतीजा थोड़ा अनडिटर्मिनिस्टिक हो सकता है, राइट. मुख्तलिफ केसेस में इस ओवरफ्लो का इम्पैक्ट मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जो भी इम्पैक्ट होगा वो आपके प्रोग्राम की नॉर्मल एग्जीक्यूशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बिकॉज आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट होकर ओवरफ्लो कर जाएगी. अब इसमें अहम चीज़ क्या है, टेक होम लेसन क्या है, कि जब आप डेटा टाइप चूज करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस किस्म की वैल्यू को उस डेटा टाइप के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, आया वो वैल्यू बढ़ते बढ़ते या कम होते होते उसकी रेंज से बाहर तो नहीं चली जाएगी. इफ़ यू नो दैट द वैल्यू कैन बी लार्जर देन दैट, तो फिर आपको डेटा टाइप भी अकॉर्डिंगली चूज करनी चाहिए. अगर 16 बिट्स अप्रोप्रिएट नहीं है तो 32 बिट का कंटेनर चूज कीजिए, अगर 32 बिट भी अप्रोप्रिएट नहीं है तो 64 बिट का कंटेनर चूज कीजिए. इसका यह मतलब भी नहीं है कि आप अननेसेसरली बड़ी बड़ी डेटा टाइप्स इस्तेमाल करें, बिकॉज जितनी बड़ी डेटा टाइप्स आप इस्तेमाल करेंगे उतनी मेमोरी कंजम्पशन आपके प्रोग्राम की बढ़ती जाएगी. सो दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए कि आप बेजा मेमोरी भी कंज्यूम ना कर रहे हों और आपकी जो डेटा है वो भी ओवरफ्लो की तरफ ना जा रहा हो, यू चूज द डेटा टाइप्स केयरफुली एंड अप्रोप्रिएटली. So 65,536 is max, and incrementing it makes it 0, and 32767 is max for the signed one, and incrementing it gives it the max negative value. So this is kind of something that, as I said, depends on compiler के वो overflow के केस में क्या करता है, लेकिन जो भी करता है वो normally accept नहीं किया जा सकता. So everybody is okay so far?
Yes, sir. Okay, Yes, sir. that's very good. The next is floating point types. फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स स्टोर रियल और फ्रैक्शनल नंबर्स, हम उन्हें रियल नंबर्स भी कहते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक वेरिएबल लेते हैं फ्लोट टाइप का, उसका नाम रखते हैं पाई और उसको वैल्यू देते हैं 3.14। अब इसकी रेंज जो होगी, जो फ्लोट की रेंज है वो 1.2 और फिर उसकी प्रिसीजन जो है वो -38 से लेकर पावर में -38 से लेकर और +38 तक हो सकती है, राइट। सिमिलरली जो आपका डबल है उसकी प्रिसीजन फ्लोट के मुकाबले में डबल तस्वर की जाती है, राइट। तो फ्रैक्शनल नंबर के अंदर आपके पास बुनियादी तौर पे दो पार्ट्स हैं, एक जो लाइक नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है द होल नंबर और दूसरा उसका फ्रैक्शनल पार्ट। फ्लोट आमतौर पे 32 बिट्स ले रहा होता है और डबल आमतौर पर 64 बिट्स ले रहा होता है, राइट। एक और छोटी सी चीज़ ये कि रीडेबिलिटी के लिए C++14 से ऑनवर्ड हमारे पास चंकिंग सेपरेटर्स भी दस्तियाब हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये डेक्लेरेशन देखें इंट मनी इन बैंक, तो आपने इसको वैल्यू दी हुई है -70,000। आमतौर पे जब आप 70,000 लिखते हैं तो उसमें ये कॉमा इस्तेमाल नहीं करते, राइट। लेकिन C++14 से ऑनवर्ड ये फैसिलिटी ऐड कर दी गई रीडेबिलिटी के लिए। सिर्फ इससे नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बॉटम कॉमा नहीं है बल्कि टॉप कोट है, राइट। टॉप सिंगल कॉमा है 70 और फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इन इफेक्ट ये वैल्यू वही रहती है -70,000, राइट। और इसी तरीके से आप हर 3 डिजिट्स के प्रिसीजन के बाद आप ये कोटेशन ऐड कर सकते हैं। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है? इट इम्प्रूव्स द रीडेबिलिटी ऑफ द फिगर्स ओनली। बैक एंड पे अगर आप इन नंबर्स को देखें तो बैक एंड पे ये नंबर्स उसी तरीके से लिए जा रहे हैं जो कि एक्चुअली ये नंबर्स हैं। सो दिस चंकिंग सेपरेटर फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड जस्ट टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ द फिगर्स। जब आप बड़े बड़े फिगर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये रीडेबिलिटी थोड़ी हेल्प कर सकती है। ना यूज़ करें, दैट्स ओके। ओके, द नेक्स्ट इज़ द यूज़ ऑफ साइज ऑफ। साइज़ ऑफ के ज़रिए बेसिकली हमें फ़ायदा क्या हो सकता है कि हमें पता चल सकता है कि हम जितने भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, वेरिएबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका साइज़ क्या है। वी जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल नाउ। So we have just printed a statement Cout computing the size of some C++ inbuilt variable types, right? Size of bool is 1। आपने कैसे गेट किया size of bool? हमारे पास एक ऑपरेटर है, एक फीचर है, अपेरेंटली एक फंक्शन की तरह लगता है। दिस इज साइज ऑफ। जब आप साइज ऑफ लिखते हैं और उसमें डेटा टाइप लिखते हैं या उस टाइप के किसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो हमें पता ये चल जाता है कि मेमोरी में इसके लिए कितनी जगह एलोकेट की गई है इन बाइट्स। तो बूलियन कितनी जगह साइज ले रहा है? 1 बाइट। सिमिलरली कैरेक्टर कितना साइज ले रहा है? 1 बाइट, राइट। और अनसाइंड शॉर्ट एंड का साइज कितना है? 2 बाइट। शॉर्ट का साइज कितना है? 2 बाइट्स। फिर अनसाइंड लॉन्ग का साइज कितना है? 8 बाइट्स। लॉन्ग का कितना है? अगेन 8 बाइट्स। इंटीजर का कितना है? 4 बाइट्स। अनसाइंड लॉन्ग का कितना है? 8 बाइट्स एंड सो ऑन, राइट। और फ्लोट का 4 है और डबल का 4 है, राइट। सो दिस इज जस्ट द डेमोन्स्ट्रेशन of the sizes of various built-in data types in C++ using the size of। तो आप किसी भी वक्त किसी भी वेरिएबल का अगर साइज मालूम करना चाहते हैं बाइट्स में कि वो मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है तो आप साइज ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। साइज ऑफ का इस्तेमाल डेटा टाइप लिखकर भी किया जा सकता है और इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं, वी से इंट a demonstrative int is equal to 30, right? And now I see out value of demo int is demo int
and size in memory, sorry, is size of demo int, right? And then we simply say and L, right? सो अब यहाँ हमने डेटा टाइप्स डायरेक्टली पास की थी, यहाँ हम वेरिएबल का नाम जो कि इंटीजर टाइप का वो पास कर रहे हैं. सो वी कैन सी दैट वैल्यू ऑफ द डेमो इंट इज 30, हमने उसे 30 से इनिशियलाइज किया हुआ, एंड द साइज इन मेमोरी इज 4. सो साइज ऑफ के ज़रिए आप भले ही डेटा टाइप लिखें, भले ही डेटा टाइप का जो वेरिएबल आपने क्रिएट किया है वो लिखें, इट गिव्स यू द साइज ऑफ दैट, राइट? एनी क्वेश्चन सो फार? कोई बात अगर आपको समझ ना आई हो इस एग्जाम्पल में? क्लियर है सर. ओके, गुड टू गो. सो एज वी सेड अर्लियर कि ये जो आप एग्जाम्पल एग्जीक्यूट करेंगे तो 32 बिट या 64 बिट कंपाइलर्स और कंप्यूटर्स के अक्रॉस इनके साइजेस में फ़र्क हो सकता है. आपकी मशीन पे जो रिज़ल्ट आ रहा है मुमकिन है कि कुछ हल्की फुल्की वेरिएशन किसी दूसरी मशीन पे आपको देखने को मिले. वैसे आम तौर पे आजकल सारे कंप्यूटर 64 बिट्स हैं, ज़्यादातर हम सॉफ्टवेयर भी 64 बिट इस्तेमाल कर रहे होते हैं. सो इट इज़ मोर काइंड ऑफ होमोजीनियस नाउ, बट इट कैन स्टिल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द मशीन यू आर यूजिंग एंड द कंपाइलर यू आर यूजिंग. ओके, C++11 से ऑनवर्ड्स एक फिक्स्ड बिट इंटीजर टाइप्स भी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी कि अगर आप बहुत स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो आप कंपाइलर को बता सकते हैं कि आप इंटीजर कितने साइज़ का क्रिएट करना चाहते हैं. मिसाल के तौर पे int 8_t या uint 8_t, ये 8 बिट के साइंड और अनसाइंड इंटीजर्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट? आमतौर पे हम इंटीजर डिक्लेयर करते हैं और उसका साइज़ 32 बिट्स होता है. और इसी तरीके से 16 बिट्स के अगर आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप int 16_t और uint 16_t, इसी तरीके से 32 बिट्स और 64 बिट्स. सो हर बाइट का ग्रैनुलैरिटी के ऊपर 8 बिट्स के ऊपर, 16 बिट्स के ऊपर, 32 बिट्स के ऊपर और 64 बिट्स के ऊपर C++ आपको अब ये गुंजाइश देती है कि आप साइंड और अनसाइंड इंटीजर्स जो हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं, राइट? लेकिन इनको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है. जैसे आप IOStream या स्ट्रिंग्स को इंक्लूड करते हैं तो आपको CSTD_end की लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ता है, जो आपको ये फीचर देती है कि आप 8 बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स या 64 बिट्स के जिस साइज़ के भी चाहें साइंड और अनसाइंड इंटीजर्स क्रिएट कर सकते हैं. बी स्टॉप, ये हम बी स्टॉप की एंट्री डिनाई कर रहे हैं. मैंने एक डेक्लरेशन पहले भी दी थी कि अपने नाम वही रखिए जो कि असल में आपके नाम हैं. तो इनसे कहिएगा कि अपना नाम जो है वो दुरुस्त कर ले. हैं ये आप ही के क्लास के? यस सर. ओके. और ये कौन है? हकीम, सोहना, शोना? जी सर, जी सर. ये आपका नाम, आपका नाम शोना है? क्यों भाई, आपका पूरा नाम क्या है? अब्दुल हकीम. तो ये शोना आपको घर में कहते हैं प्यार से? जी सर. अच्छा चलिए, अब आप अगर चाहते हैं हम भी आपको ये कहें तो हम कह देंगे, लेकिन आप बराए मेहरबानी अपना नाम दुरुस्त कर लीजिए. ओके सर, ओके. अच्छा, बीस्ट आपको हमने एंटर कर लिया है. बीस्ट भाई को भी बताना पड़ेगा. बीस्ट भाई, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? यस सर, यस. अच्छा, ये है कि हम थोड़े से बुज़दिल से लोग हैं तो हमें आपके नाम से बहुत डर लगता है. तो आप बराए मेहरबानी जो आपका असल नाम है उसे डिस्प्ले पे लगा लीजिएगा आप, ठीक है? ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो. ओके सर, ओके ओके सर. ठीक है. नाम क्या है वैसे आपका? आरिफ. क्या नाम? तारीफ? आरिफ आरिफ. आरिफ. आरिफ तो बहुत ही खूबसूरत नाम है यार. तो आपने हमें डराने के लिए इतना मुश्किल नाम बीस्ट रखा हुआ है. तो आप आरिफ जो भी आपका पूरा नाम है वही रख लीजिएगा, ठीक है? ओके सर, ओके सर. ओके.
असल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हम ये भी फेस करते रहे हैं कि बहुत सारे स्पैमर्स भी अब मीटिंग्स में आ जाते हैं कभी कभी, तो उनको अवॉइड करने के लिए भी ज़रूरी है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन ज़रा आसान हो हमारे लिए। ओके, देन सम ऑप्शनल थिंग्स, एक लिस्ट इनिशियलाइजेशन है जो कि बेसिकली नैरोइंग कन्वर्जन्स के एरर्स को कवर करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। हम उसके बारे में भी फ़िलहाल बात नहीं कर रहे, बट दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन सी फ्रॉम द बुक, राइट। बिकॉज जब आप एक टाइप की वैल्यू को किसी दूसरी टाइप को असाइन करते हैं, तो इस बात का इम्कान होता है कि जो वैल्यू आप स्टोर करना चाह रहे हैं वो टारगेट की निस्बत बड़ी है, उसमें फ़िट नहीं होती। और C++ का कंपाइलर आमतौर पे C++11 से पहले इसके ऊपर कोई एरर भी नहीं देता था। तो C++11 से ऑनवर्ड भी आपको एक ख़ास डेक्लरेशन का स्टाइल ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करके दिया गया, जिसके ज़रिए आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि अगर आपके साइज़ में वेरिएशन आ रही है और डाटा लॉस हो रहा है तो आपको कंपाइलर जो है वो इंडिकेट कर दे कि इस कन्वर्जन में आप कुछ लूज़ करने जा रहे हैं। फिर एक और चीज़ है ऑटोमेटिक टाइप इन्फेरेंस यूजिंग ऑटो। C++ बुनियादी तौर पे एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है, यानी आप इसमें जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं उनकी डेटा टाइप आपको बतानी पड़ती है। बहुत सी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि आपको वेरिएबल्स की डेटा टाइप बताने पे मजबूर बिल्कुल नहीं करती। वो आप जो भी वैल्यू किसी वेरिएबल को देते हैं उनकी टाइप ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेती हैं। जैसे पाइथन है, तो पाइथन में आप डेटा टाइप नहीं बताते, आप सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखते हैं और वैल्यू लिख देते हैं, और जो वैल्यू आप असाइन करते हैं इंटरप्रेटर उसके मुताबिक उसकी टाइप खुद ही पिक कर लेता है। और बाद में अगर आप उसको कोई नई वैल्यू असाइन कर दें तो वो उस पर भी एतराज़ नहीं करता, वो उसको नई वैल्यू दे देता है, नई टाइप एसोसिएट कर देता है उसके साथ। तो C++11 से ऑनवर्ड एक फीचर ये भी इंट्रोड्यूस करवाया गया कि आप ऑटो का कीवर्ड इस्तेमाल करके डेटा टाइप बताए बगैर कंपाइलर पे छोड़ सकते हैं कि वो खुद ही डिसाइड करे कि डेटा टाइप उसने क्या रखनी है। और एक तीसरी चीज़ है टाइप डेफ। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप वेरिएबल्स की डेटा टाइप्स को कस्टम करना चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं कि जी आप उसका जो नाम है वो आप इंटीजर की बजाय कोई अपना स्पेसिफिक यूज़र डिफाइंड नेम जो है डेटा टाइप का रखना चाहते हैं। तो इस काम को करने के लिए टाइप डेफ की सहूलत जो है वो C++ मुहैया करती है, राइट। ख़ास तौर पे इनिशियलाइजेशन और टाइप डेफ को हम यहाँ पे किसी हद तक इतना कवर नहीं कर रहे। ऑटो की एक एग्जांपल छोटी सी हम देखेंगे जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ इट, राइट। दैट्स प्रीटी हैंडी, क्योंकि डेटा टाइप्स के साथ आप प्ले करते रहते हैं तो इट्स अ गुड एग्जांपल टू सी। लेट मी जस्ट दिस कमेंट सेक्शन, ओके। सो नाउ यू सी, यहाँ हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं और दोनों की डेटा टाइप नहीं बताई, हमने ऑटो लिखा है, राइट। ऑटो एक वेरिएबल है कॉइन फ्लिप हेड्स। अपेरेंटली हम ये कह रहे हैं कि जो हमने कोई कॉइन फ्लिप किया था तो क्या उसका रिजल्ट हेड आया है या नहीं, और उसको वैल्यू हमने दी हुई है ट्रू। और सिमिलरली एक बड़ा नंबर, लार्ज नंबर, हमने वेरिएबल का नाम रखा है और उसको एक काफ़ी बड़ी वैल्यू हमने दी हुई है, ठीक है। लेकिन डेटा टाइप हमने नहीं बताई, हमने दोनों की टाइप को ऑटो रख दिया। इसका मतलब ये है कि हम कंपाइलर पे छोड़ रहे हैं कि वो फैसला करे कि इनको कौन सी डेटा टाइप देनी है। उसके बाद हम इसको प्रिंट करते हैं कॉइन फ्लिप्ड हेड्स, और उसका साइज़ भी प्रिंट कर देते हैं कि जी साइज़ क्या, और लार्ज नंबर जो है उसका भी साइज़ प्रिंट कर देते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो कंपाइलर है उसने कितने कितने साइजेस एलोकेट किए हैं इनके लिए। सो हम इसको रन करके देखते हैं तो कॉइन फ्लिप्ड हेड इज़ ऑब्वियसली 1 ट्रू, राइट, और इसका साइज़ भी जो आ रहा है वो 1 ही आ रहा है। सो इसका मतलब ये है, अपेरेंटली हम ये कह सकते हैं कि इसको बूलियन रखा है उसने, ज़ाहिर है वैल्यू भी तो हमने बूलियन ही दी थी, राइट। और लार्ज नंबर तो इसके लिए उसने मोस्ट लाइकली लॉन्ग का इंतखाब किया है, ठीक है, जो एक बड़ा इंटीजर हमने स्टोर करना था, तो 8 बाइट्स उसके लिए उसने एलोकेट किए हैं। सो इस केस में हमने डेटा टाइप नहीं बताई, बल्कि हमने ऑटो लिखकर ये चॉइस कंपाइलर पे छोड़ दी कि कंपाइलर खुद चूज़ करे कि उसने इन वैल्यूज़ के लिए क्या डेटा टाइप जो है वो अप्रोप्रिएट उसको लगती है। सो वी लीव इट टू द कंपाइलर, राइट। यू गॉट दिस एग्जांपल एज वेल? यस सर। यस सर। ओके, एक छोटा भी रख के देखें, ऑटो स्मॉल नंबर, और इसको हम दे देते हैं जी 5, ठीक है। तो साइज ऑफ स्मॉल नंबर चेक करें यहाँ पे कितना लेता है ये, स्मॉल नंबर का साइज, बाकी वही प्रिंट करें जस्ट टू सी
इसको इसने क्या दिया, तो इट हैज़ एसोसिएटेड 4 बाइट्स विद इट, तो उसने इसको सिंपल इंटीजर के तौर पे कंसिडर कर लिया मोस्ट लाइकली। एनीवे, ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट वी टॉक अ लिटिल अबाउट कांस्टेंट्स। आपको पता है कि हमें गाहे बगाहे कांस्टेंट्स के साथ भी डील करना पड़ता है। कुछ तो यूनिवर्सल कांस्टेंट्स होते हैं, हमें मालूम है कि पाई एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन, एक लंबी प्रेसिजन में वो वैल्यू हो सकती है। लेकिन ये बात हमें मुकम्मल तौर पर पता है कि पाई की वैल्यू हमेशा मुस्तकिल रहती है, पाई की वैल्यू तब्दील नहीं होती। इसी तरीके से हमें मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट भी आमतौर पे कांस्टेंट तस्वर की जाती है, और हमें मालूम है कि मैथमेटिक्स में, फ़िज़िक्स में और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स, यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हमें मिल जाएगी, राइट। इसके अलावा जो काम हम कर रहे होते हैं, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हमेशा कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है, जो हम कभी भी तब्दील नहीं करते, राइट। तो C++ जो है वो कॉन्स्टेंट्स को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ फ़ीचर्स हमें मुहैया करती है। एक सबसे सादा मिसाल तो इसकी ये है कि हम लिटरल कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरा उसके बाद होगा कि हम एक कीवर्ड है जिसके ज़रिए कोई कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, और फिर एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन है जिसकी मिसाल हम देख सकते हैं, और एनिमरेशंस हैं। पहली दो एग्जांपल्स जो है, दो सिनेरियोस बहुत कॉमन है। अगर हम लिटरल कांस्टेंट्स की बात करें तो लिटरल कांस्टेंट्स की मिसाल हम पहले देख चुके हैं। लिटरल आप जानते हैं, जब किसी वैल्यू, आप जानते हैं हमने लिटरल्स के बारे में पहले थोड़ी सी बात की थी, आई गेस। सो कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज अ लिटरल? Class, can you hear me? यस सर। तो बेटा बताइए, हमने लिटरल्स के बारे में पहले बात की थी या नहीं? नो सर, नहीं की थी। मेरा ख्याल है थोड़ी सी बात की होगी हमने। किसी को कुछ सर रिपीट कर थोड़ा दीजिए। सा याद है, थोड़ा रिपीट सा कर। याद आ रहा है किसी को? शायद की हो। हाँ, वो कव्वे की आवाज़ में मुझे लग रहा था कि उसे समझ आ रही है। ओके, लिटरल से सादा सी मुराद हमारी ये होती है, लिटरल कांस्टेंट से, जब हम किसी वैल्यू को एज इट इज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसी इनडायरेक्शन के थ्रू नहीं ले रहे होते, यानी हमने उसको वेरिएबल में स्टोर नहीं किया बल्कि वैल्यू डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमने ये स्टेटमेंट इस्तेमाल की, सी आउट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्या है? इट्स अ स्ट्रिंग, and it's a string being used directly in a statement, right, without storing it in a variable and then printing that variable and the back end of that वो string वहाँ से आके वो print होती है। ऐसा नहीं है, हमने डायरेक्टली वैल्यू को यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो जब हम डायरेक्टली वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम लिटरल का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। इट्स लाइक हम अंग्रेज़ी में भी ये लफ्ज़ कभी कभी इस्तेमाल करते हैं ना, हम कहते हैं जी लिटरली यार ये बात ऐसे ही है, यानी लिटरल का मतलब आप एज इट इज़, इन रियलिटी, फैक्चुअली, इसके बहुत सारे मतलब आप इस तरह से ले सकते हैं, राइट। बट यहाँ इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप एज इट इज़ उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने उसको रैप नहीं किया हुआ किसी चीज़ के अंदर। तो जैसे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा तो दिस इज़ अ स्ट्रिंग लिटरल, राइट, दैट वी आर यूजिंग अ स्ट्रिंग लिटरली, तो हम इसको स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं। इसी तरीके से ये भी देखें तो किसी वेरिएबल में हमने इसको स्टोर नहीं किया, डायरेक्टली ये इसको लिखा हुआ है यहाँ पे एज इन ईयर्स, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग लिटरल। फिर हमने आगे लिखा हुआ है 12 भी किसी वेरिएबल में स्टोर करके नहीं बल्कि डायरेक्टली वैल्यू ही लिखी हुई है, सो दिस इज अ न्यूमेरिक लिटरल और एन इंटीजर लिटरल, राइट। सो नाउ यू नो व्हाट अ लिटरल मीन्स।
माशाल्लाह क्लास में 26 लोग हैं लेकिन बोलता कोई भी नहीं है। ये यस सर नो सर किस चीज़ पे आपने कहा हुआ है? अभी टाइम क्या हुआ है? इज इट चलेगा स्टेटस पर मुझे टाइम भी नहीं देगा। सो क्या डू यू नो व्हाट अ स्ट्रिंग व्हाट अ लिटरल मीन्स? क्या अब आपको पता है कि लिटरल का मतलब क्या होता है? अगर नहीं पता तो बताइए। सर एज इट इज किसी चीज को लिख देना, जैसे मींस के कुछ दिया हुआ, कोई स्टेटमेंट दी हुई, उसे एज इट इज लिख देना। देखिए मैं ये कर सकता हूँ कि एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाऊँ और उसको एक वैल्यू दे दूँ। उसको वैल्यू ज़ाहिर है स्ट्रिंग टाइप ही की दूंगा ना, और उसके अंदर उसको मैं प्रिंट कर दूँ सी आउट स्टेटमेंट के ज़रिए। तो मैं उस वेरिएबल का नाम लिखूँगा तो बैक एंड से ज़ाहिर है वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। इसको हम लिटरल नहीं कहेंगे बिकॉज हम स्ट्रिंग को लिटरली नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि एक वेरिएबल के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर मैं वैल्यू डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं कहूंगा मैं लिटरल वैल्यू लिटरली किसी वैल्यू को इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी लिटरल वैल्यू को इस्तेमाल कर रहा हूं बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग एनी इनडायरेक्शन। मैंने उसको वेरिएबल में स्टोर करके और फिर एक्सेस नहीं किया बल्कि डायरेक्टली उसको वैल्यू को इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जैसे हमने हेलो वर्ल्ड का इस्तेमाल किया, हेलो वर्ल्ड को किसी वेरिएबल में तो स्टोर नहीं किया ना, डायरेक्टली हमने यहां पे लिख दिया। एज इन ईयर्स एक स्ट्रिंग है और इसको भी हमने किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। 12 एक नंबर है, इसको भी हमने किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। तो जब भी मैं वैल्यूज़ को डायरेक्टली ऐसे इस्तेमाल करूँगा तो मैं कहूँगा कि मैं लिटरल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और टाइप उनकी वही होगी जिस टाइप की वो वैल्यूज़ हैं। जैसे हेलो वर्ल्ड और एज इन ईयर्स जो वो स्ट्रिंग्स हैं तो हम कहेंगे ये स्ट्रिंग लिटरल्स हैं, और 12 एक नंबर है तो हम कहेंगे ये एक इंटीजर लिटरल है। अब आपको ये बात समझ आई या नहीं? आगे सर ओके। यस सर। तो जब आपसे मैं पूछता हूँ तो बताया कीजिए बराए मेहरबानी, वरना मुझे लगता है कि मैं अकेला ही ढोल बजा रहा हूँ। आप भी थोड़ा सा बजाया करें। ओके, दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप जैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे उस तरीके से किसी चीज़ को कांस्टेंट डिक्लेयर कर दें। तो उस सूरत में क्या होगा कि जैसे आप एक आम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसमें पहले टाइप लिखते हैं, फिर नाम लिखते हैं, फिर वैल्यू लिखते हैं। तो शुरू में आप एक कीवर्ड CONST शॉर्ट फॉर कांस्टेंट ये ऐड कर देंगे। जैसे आप इस केस में देखें तो आपने लिखा कांस्टेंट डबल पाई, आपने डेटा टाइप डबल रखी, वेरिएबल का नाम पाई रखा और वैल्यू असाइन कर दी 22.0/7। अब ये डिवीजन होकर जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और फिर आपने शुरू में चूंकि कांस्टेंट का कीवर्ड ऐड कर दिया है तो अपेरेंटली जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया था अब ये वेरिएबल नहीं रहा बल्कि कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू को आप चाहें भी तो बाद में तब्दील नहीं कर सकते। जब आप तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो मोस्ट लाइकली कंपाइलर आपसे ये कहेगा कि आपने इसको कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है, तो बराए मेहरबानी या तो वो कांस्टेंट का कीवर्ड हटा दीजिए या फिर इसको तब्दील करने की कोशिश ना करें। सो वी सी एन एग्जाम्पल दैट विल डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ कांस्टेंट फॉर अस। So this is it. So we run it. So the value of the constant pi is 3.14286। डिवीजन का आंसर ज़ाहिर है उसके अंदर आ गया। अब देखिए अगर मैं इसकी वैल्यू को तब्दील करना चाहूँ, आम वेरिएबल की वैल्यू को अगर आप तब्दील करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी उसने इसके नीचे एक रेड लाइन लगा दी है विच इज़ इंडिकेटिंग दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, बट एनीवे वी रन इट एंड सी व्हाट इट सेज। सो ये एरर इसने दिया हमें। अगर आप इस एरर को पढ़ें, एंड आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू कैन रीड द एरर्स। एरर ऑन लाइन 11, तो पहले देखिए लाइन 11, दिस इज लाइन 11 राइट, एंड लोकेशन इज 7, कैरेक्टर लोकेशन। अगर आप लाइन में कर्सर को लेके आएंगे तो 7 पे कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 हियर इट इज इंडिकेटिंग हियर। ओके, it says cannot assign to variable pi with const qualified type const double।
वो ये कह रहा है कि वो वेरिएबल पाई को कुछ असाइन नहीं कर सकता जबकि आपने उसको कांस्टेंट के तौर पे क्वालिफाइड डिक्लेयर किया है, और उसके लिए स्टेटमेंट ये इस्तेमाल की है कॉन्स्ट डबल। ठीक है, और जो जगह आपकी है जहां एरर है वो ये है कि आप पाई को असाइन कर रहे हैं। आप पाई लिखा और आगे आपने ये असाइनमेंट डाली है, तो असाइनमेंट पे उसको एतराज़ है कि भाई पाई को असाइनमेंट नहीं हो सकती बिकॉज यू हैव डिक्लेयर्ड इट एज अ कांस्टेंट हियर, राइट। और फिर नीचे छोटा सा उसने नोट भी ऐड कर दिया है, राइट। सो दिस इज़ अ प्रीटी गुड कंपाइलर compared to many other compilers. This gives good descriptions and it has added a note variable pi declared constant here कि ये जो पूरी लाइन है इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने इसको कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, सो इट हैज़ ट्राइड इट्स बेस्ट टू एक्सप्लेन द टाइप एंड नेचर ऑफ एरर दैट इज अकरिंग हियर। सो ये एग्जांपल समझ आ गई आपको? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल अगर हम ये देख लें तो दिस विल आल्सो बी हैंडी वन। इस केस में हम ये कह रहे हैं कि हम कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं करते, हम कांस्टेंट टाइप फंक्शन टाइप कोई चीज़ यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। हम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कॉन्स्ट एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, पहला देखिए तो हमने क्या लिखा है, कॉन्स्ट एक्सप्रेशन डबल गेट पाई। हमें मालूम है कि हम इस तरीके से फंक्शन लिखा करते हैं। हमने लिखा गेट पाई, ये फंक्शन है। हमने कहा डबल, इसका मतलब है कि ये एक डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, 22/7। ये सिंपली ये रिटर्न कर रहा है। आमतौर पे ये वन लाइनर फंक्शन के तौर पे कांस्टेंट एक्सप्रेशंस को लिखा जा सकता है, राइट। तो आप जब भी पाई की वैल्यू गेट करना चाहेंगे तो आप ये कर सकते हैं। आप पाई की वैल्यू ऐसे डिक्लेयर करके कांस्टेंट पाई यहाँ से इस तरीके से ले सकते हैं, और इस पाई को इस्तेमाल करेंगे तो वो बता देगा जी ये वैल्यू ये है। दूसरी सूरत ये है कि आप गेट पाई, जो कि एक फंक्शन के तौर पे अपेरेंटली नज़र आ रहा है, बट इट इज़ंट रियली अ फंक्शन, ये बेसिकली फंक्शन है नहीं, लेकिन डिक्लेयर एक फंक्शन ही के तौर पे हुआ है। तो ये भी आपको पाई की वैल्यू रिटर्न कर देगा डबल की फॉर्म में। ठीक है, और अगेन चूँकि कांस्टेंट एक्सप्रेशन है तो दिस इज़ नॉट, ये भी तब्दील नहीं होगा, लेकिन ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन के तौर पे है। और फिर दूसरी है कि आप ट्वाइस ऑफ पाई गेट करते हैं। ट्वाइस ऑफ पाई में क्या है, वही ट्वाइस पाई रिटर्न 2 इंटू गेट पाई। तो वो गेट पाई को लेता है, उसकी जो वैल्यू आती है उसे 2 से मल्टीप्लाई करके आपको डिक्लेयर रिटर्न कर देता है। सो इफ़ यू रन दिस इट वर्क्स द सेम, राइट। अपेरेंटली अगर हमें कांस्टेंट डिक्लेयर करना है तो बहुत सारी सिचुएशंस में सिंपली इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल हमारे लिए काफ़ी होगा, हमें ज़्यादा एक्सप्रेसिव स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बट देयर आर सिचुएशंस वेयर यूजिंग दिस काइंड ऑफ कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैन बी अ लिटिल हैंडी। अपेरेंटली हमें इस वक्त ये लग सकता है कि इनको इस्तेमाल करने का हमें कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। वाई नॉट जस्ट डिक्लेयर इट यूजिंग अ कांस्टेंट क्वालिफायर, राइट। यस सर। Okay, so we move on from here. ये C++ के अंदर कुछ कीवर्ड्स जो हैं उनको यहाँ पे लिस्ट किया गया है। जो C++ के अंदर कीवर्ड्स हैं उनको आप वेरिएबल नेम या कांस्टेंट नेम या फंक्शन नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप किसी वेरिएबल का नाम ऑटो नहीं रख सकते। हमें मालूम है कि ऑटो का एक ख़ास मतलब है C++ में। फॉर नहीं रख सकते, फ्रेंड नहीं रख सकते, गो टू नहीं रख सकते, इफ़ नहीं रख सकते, साइज ऑफ नहीं रख सकते। तो ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो भी कीवर्ड्स होते हैं किसी लैंग्वेज के, उन कीवर्ड्स को बतौर वेरिएबल नेम या कांस्टेंट नेम या फंक्शन नेम यानी यूज़र डिफाइंड नेम्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। Then there are a few questions for you towards the end of this lesson and a little bit of exercise that you will do like this cat is doing, and we are done with this lesson for the moment. सबसे अहम चीज़ इस वक्त ये है कि आप में से किसी का भी कोई ऐसा इशू है जो कि यूज़ ऑफ कंपाइलर से रिलेटेड है। I just suppose that every one of you has started using Replit.com.
अगर आपका कोई इशू इस वक्त rapplet.com के इस्तेमाल के हवाले से है तो वो आप प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए। नो सर ठीक है, यूज़ कर रहे हैं रैपलेट। Anyone who has not been able to use rapplet.com so far? जी आरिफ भाई, आपने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? आरिफ भाई, आपकी आवाज़ हमें समझ नहीं आई। नो सर अभी नहीं किया। तो बेटा कब करेंगे? इंशाल्लाह सर आज से। चलिए, मेरा तो ख्याल था आप कहेंगे ईद के बाद से, लेकिन आपने आज ही कह दिया तो हमें बहुत खुशी है। आज ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम अगर कोई मसला हो तो बताइएगा, आई ट्राई टू सॉर्ट इट आउट फॉर यू। आसिम अली पीरज़ादा, आसिम आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है rapplet.com को? कोड लिख के एग्जीक्यूट करके देखा है? आज से। ओहो, आपको भी डिस्टर्ब किया हमने। हारिस शहजाद, सर की है। ओके गुड, सो इट हैज़ बीन गोइंग फाइन। यस सर। कितनी एग्जांपल्स रन करके देख ली? कोई प्रोग्राम खुद से बना के देखा? एक दो ही की है। एक दो ही किए हैं। चलिए कुछ आगे बढ़िए, अब एक दो को बढ़ा के 12-13 कीजिए। ओके सर। काशान अहमद, यस सर। बेटा आपने भी rapplet.com को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है या नहीं? सर अभी नहीं किया, मेरा लैपटॉप ख़राब है, उसकी विंडो करवानी है, फिर शुरू करूँगा। विंडो करवानी क्यों है बेटा, खुद ही करें ना। अब आप माशाल्लाह कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, विंडो भी किसी से करवाएंगे? सर वो एक्टिवेटेड विंडो नहीं है ना मेरे पास, वो दोस्त के पास है, उससे करवाऊँगा। एक्टिवेटेड नहीं है तो भी कोई, मेरे पास भी एक्टिवेटेड नहीं है, मेरे पास भी अनएक्टिवेटेड विंडो है। सो जल्दी जल्दी कीजिए। rapplet.com मेरे पास आया था, वो रो रहा था, कह रहा था काशान अहमद मेरे पास अभी तक आया ही नहीं है, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आज हो। थोड़ा सा वेबसाइट्स के हकूक़ का भी ख्याल रखना चाहिए, हैं? ठीक है सर। लाइबा, आपने भी rapplet.com इस्तेमाल करना शुरू किया या नहीं? जी सर किए। कितने प्रोग्राम्स रन करके देखे अभी तक? सिर्फ 2-3 ही किए अभी तक। चलिए बेटा, इसे 12-13 करें, अब बढ़ाएं काम को आगे ताकि आपकी लर्निंग बेहतर हो। एक चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से माजरत खाऊं कि मैं अभी तक आपको कोई ढंग की असाइनमेंट नहीं दे सका। बस थिंग्स कैच अप, बट इट विल सून बी ऑन द वे इंशाल्लाह। मलिक मोहसिन कचाला, ये सर किया, एक दो किए हैं। एक दो किए हैं तो एक दो तो काफ़ी नहीं है ना पुत्र? सॉरी, बढ़ाएंगे आज से। चलिए बढ़ाइए इसे। आप कहाँ मौजा शादी कचाला से हैं? शादी किया नहीं, शादी जलालपुर पीर वाला है तहसील। तो आप कहाँ रहते हैं जलालपुर पीर वाला में? जलालपुर पीर वाला तहसील है, और ये दाढ़ी बस्ती दाढ़ी है। अच्छा अच्छा, वहाँ पे एक गांव मौजा शादी कचाला भी है मेरा ख्याल। पता नहीं है सर, इधर नहीं है। अच्छा, आप कचाला हैं और आपको पता ही नहीं है कि वहाँ मौजा शादी कचाला भी है? नहीं है सर, इधर टिब्बी सुराब खान बेला ये साइड है। अच्छा अच्छा, चलिए वो कोई और साइड होगी। मैं असल में जलालपुर में इस गांव में आया हुआ हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए जी, लेकिन आप प्रोग्राम्स को बढ़ाइए, 112 113 कीजिए अब, ठीक है? यस सर। ओके, उसके बाद
उमैर, मुनीर, आप भी कुछ बताइए, आपने कुछ किया अभी तक? यस सर, किए 2-3। 2-3, तो 2-3 को 22-23 कब करेंगे? करेंगे सर। कब? अब ज़्यादा करेंगे। मेरा ख्याल है आप इंतज़ार कर रहे हैं कि सूरज को अगला ग्रहण लगे तो अगला काम करें हम, ऐसा ही है? नो सर। तो कब करेंगे? अभी करेंगे? यस सर। अच्छा, ये तो अभी तो बहुत जल्दी है, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अभी करेंगे तो। गुड टू गो। सायरा, आपने क्या किया बेटा अभी तक? यस सर, मैंने भी किए हैं। कितने प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करके देखे आपने? एज यूजुअल 2, 3, 4 इतने तो कर ही लेते। अच्छा, तो अब आप इन्हें 23, 33 और 34 करेंगी कब? इंशाल्लाह कर लूंगी जल्दी। चलिए, शुक्रिया। शर्जील सुबहान एक्स, शर्जील भाई, आपका माइक काम नहीं कर रहा। ओके, तो शर्जील भाई आप हमें बताइए, आपने Replit.com को इस्तेमाल करना शुरू किया, कितने प्रोग्राम चला के देखें अभी तक? अच्छा, लॉगिन कर रहे हैं अभी। चलें चलें, पूछने का इतना फ़ायदा तो होता है कि थोड़ा सा प्रेशर आप महसूस करते हैं, दैट्स गुड। तो मेरा ख्याल है मुझे थोड़ा थोड़ा सा पूछते रहना चाहिए आप लोगों से। लॉगिन कीजिए और को बहुत सारा काम कीजिए। ओके ओके, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि आप बताइए। इस सवाल से ये अंदाज़ा होता है कि आप करने को आमादा हैं। अगर आपको कुछ काम करने को दिया जाए तो आप उसे करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आज एक प्रैक्टिस सेट बना के आपको दूँ, जिसमें कुछ सादा सादा से प्रोग्राम्स हों जिनको आप बनाकर एग्जीक्यूट करके देखें, तो एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू प्रैक्टिस। ठीक है जी? ओके, किसी और को कुछ बताना है, कहना है तो यू आर वेलकम टू से, एंड देन वी विल कंक्लूड द क्लास। सर जी लेक्चर की टाइमिंग चेंज कर, नमाज का टाइम होता है इस बार। यस सर, जुम्मा नमाज। कल तो वैसे सारी जुम्मा है और आज वाली भी नमाज है। बेटा, कौन सी नमाज का टाइम होता है इस वक्त? दो है बेटा, 2 बजे हम क्लास शुरू करते हैं, तो 2 बजे तक तो आपको होती है जमात जी। सर कल का इशू आएगा, हमारे पास भी 2 बजे होता है जुम्मा। चलिए, जुम्मे का तो ठीक है कि जुम्मा ज़ाहिर है कुछ जगह पे लेट होता है, तो जुम्मे को हम इसको 2 की बजाय 2:30 बजे कर लेंगे, ठीक है? यस सर। लेकिन मेरा ख्याल है थर्सडे में तो इट्स ऑल राइट। आपके इर्द गिर्द मेरा ख्याल है 5, 7, 8 मसाजिद होंगी और आप 2 बजे से पहले ज़ोहर तो पढ़ के आ सकते हैं। जी सर। ठीक है, अगर थोड़ा सा लेट करेंगे तो फिर अगली नमाज का मसला हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमें ज़ाहिर है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि कोशिश करें ज़ोहर आप पहले पढ़ लें। मेरा ख्याल में 2 बजे तक पढ़ी जा सकती है ज़ोहर। और फिर ये है कि ज़ाहिर है इसके बाद मुझे एक और क्लास देनी होती है, उसका भी एक इशू होगा। वो मैं 3:45 पे शुरू करूँगा, तो थोड़ा सा असर का टाइम का आगे हो जाता है इशू। तो इसलिए सब चीज़ें बहुत परफेक्ट नहीं की जा सकती, लेकिन आप लोग कोशिश किया करें कि जो तो है थर्सडे, उस दिन कोशिश किया करें कि 2 बजे तक आप ज़ोहर पढ़ लिया करें। मेरा ख्याल है पढ़ी जा सकती है। और जुम्मे के लिए ज़ाहिर है कि थोड़ा सा हमें इसको हम 2:30 बजे तक कर लेते हैं, ठीक है? तो यानी थर्सडे को हम 2 बजे ही शुरू किया करेंगे, लेकिन फ्राइडे को हम इसको 2:30 बजे शुरू किया करेंगे। ठीक हो गया जी? यस सर। यस सर। ठीक हो गया जी। ओके जी, देन फिर इसको कंक्लूड करते हैं अभी।
राइट? क्या रिकॉर्ड किए कि नहीं?